गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 2 की, और वैसे 7 नंबर या फिर 2 नंबर यूनिट जो है वो बोल सकते हो। हमारी पहली यूनिट रिप्रोडक्शन जो थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 4 चैप्टरों का अध्ययन किया और चारों चैप्टरों को अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर सहित उनके टेस्टों की हमने विस्तार से जो है वो बात कर ली थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है आपके आनुवांशिकी एवं विकास। देखिए ये यूनिट का नाम है, न कि आपके 5वें चैप्टर का। 5वें चैप्टर का मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको विस्तार से सुनिए। तो आपके यूनिट का नाम है आनुवांशिकी एवं विकास, अर्थात जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स और विकास। देखिए जेनेटिक्स क्या है, आनुवांशिकी क्या होती है। आनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या माता पिता से उनके बच्चों में जो लक्षण आते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण बोला जाता है, और इस विज्ञान को ही क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी बोला जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें वंशागति और विविधता के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या फिर आनुवांशिकी बोला जाता है। उसकी तो हम बात करेंगे चैप्टर की शुरुआत में। तो वो वंशागति और विविधता के सिद्धांतों की बात हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। दूसरा शब्द दिया हुआ है विकास, इवोल्यूशन। देखिए विकास किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, उन सब को कहाँ से शुरुआत हुई, वैज्ञानिकों का क्या मानना है, विकास के जो कर्म हैं उन कर्मों को हम इस यूनिट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस यूनिट के पहले चैप्टर की। 5वें चैप्टर की इस यूनिट में हम लोग जो बात करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर इसमें 5वां आएगा, लेसन नंबर 5, जिसके नाम की अगर बात करें तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत। चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, ये इसका चैप्टर का नाम है, आपके चैप्टर नंबर 5 जो हम पढ़ने वाले हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके अंदर हम लोग मेंडल द्वारा, एक वैज्ञानिक था ग्रेगर जोहन मेंडल, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, उसके नियमों को विस्तार से समझेंगे। ये चैप्टर आपने कक्षा 10 के अंदर भी इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 3 नंबर चैप्टर जो था वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे थोड़ी बातें कम दी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा और दिया हुआ है। बाकी सेम टू सेम चैप्टर 10वीं क्लास के अंदर आपने तीसरा जो चैप्टर पढ़ा है वो सेम टू सेम है। यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे इसको पढ़ोगे आप लोगों को वो बातें सभी जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी वो आपको याद आती रहेंगी। सबसे पहले चैप्टर का नाम है, उसको विस्तृत से समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर हमें क्या कहना चाह रहा है और हम इस चैप्टर के अंदर किन बातों का अध्ययन जो है वो करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं वंशागति की। तो वंशागति की बात करेंगे। वंशागति जो वंशागत लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं उस प्रोसेस को ही वंशागति बोला जाता है, या हेरिडिटी जो है आप लोग बोल सकते हो। बात करते हैं विविधता के सिद्धांत। जो विविधता का मतलब क्या होता है, अंतर। क्या होता है, विभिन्नताएं, अंतर किस प्रकार से आते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये भी आपने नाम सुना होगा। क्रॉसिंग ओवर जो है उसके दौरान जो विविधता जो है वो उत्पन्न होती है। इसी कारण सभी व्यक्ति जो है वो एक जैसे नहीं होते। ठीक है, विविधता भी बहुत सारी और भी विविधताएं जो है वो इसके अंदर होती हैं। बात करते हैं सबसे पहले एक शब्द, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं अभी, जिसमें आनुवांशिकी, इसको समझने की कोशिश करते हैं जेनेटिक्स को, कि जेनेटिक्स क्या होता है। देखिए जेनेटिक्स शब्द जो है वो जीन से बना है। कहाँ से बना है, जीन से बना है। और जीन शब्द जो है वो एक जोहानसन नाम का वैज्ञानिक था। जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन शब्द जो है वो दिया था। इसकी बात हम आगे भी करेंगे। ठीक है,
आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा किसकी, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी की, ठीक है, विज्ञान की बोलेंगे थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं लगेगा, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किसकी स्टडी की जाती है, वंशागति, यही 5वें चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो आपका जो यूनिट का प्रथम नाम जो है आनुवांशिकी, वो तो इसी चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। विकास की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, 6ठे और 7वें के अंदर, ठीक है। 6ठे के अंदर हम जो है आनुवांशिकी जो इकाई होती है DNA RNA उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। और 7वें चैप्टर के अंदर विकास की बात करेंगे, तो वो बाद में उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स की परिभाषा क्या होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का और विविधता के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स या फिर आनुवांशिकी बोला जाता है। इसमें शब्द आया वंशागति, वंशागति से पहले एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, वंशागत लक्षण, या फिर बोल सकते हो वंशागत लक्षण को आनुवांशिक लक्षण, क्या बोल सकते हो, आनुवांशिक लक्षण। वंशागत लक्षणों की अगर बात करें तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से, पीढ़ी क्या होती है, जनरेशंस, जैसे माता पिता हैं उनकी एक पीढ़ी है, हमारे दूसरी दादा दादी की एक और पीढ़ी थी, तो ये इस प्रकार से जनरेशन चलती है उसे क्या बोला जाता है, पीढ़ी बोला जाता है। बात करते हैं वंशागत लक्षणों की, तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे माता पिता के लक्षण उनके पुत्र पुत्री में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लक्षण क्या कहलाते हैं, वंशागत लक्षण जो है वो कहलाते हैं। बात करते हैं वंशागति की, कि वंशागति किसे कहेंगे, इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी जो है वो किसे बोला जाएगा। तो एक वंशागत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको ही क्या बोला जाता है, वंशागति जो है वो बोला जाता है। या आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या वंशागत लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है, ठीक है। वंशागति के बाद में हम बात करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मेंडल के वंशागति के नियम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब हम शुरुआत करेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम, देखिए मेंडल के वंशागति के नियम। प्यारे बच्चों, आपके 12वीं क्लास के अंदर इतना मेंडल के बारे में विस्तार से नहीं दे रखा। मेंडल कौन था, उसका जो जीवन परिचय है वो क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद में हम आगे शुरुआत करेंगे। देखिए ग्रेगर जोहन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जोहन मेंडल। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में शॉर्टली तरीके से 1 मिनट लेकर इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। बाकी हम नोट्स के अंदर इन बातों को नहीं लिखेंगे कि जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, मतलब पूरा नहीं, इसको डिटेल से याद रखने की, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि याद आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने 10वीं क्लास के अंदर भी इसको विस्तार से पढ़ा है। ग्रेगर जोहन मेंडल जो था, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को, ग्रेगर जोहन मेंडल की बात करें, ग्रेगर जोहन मेंडल, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को एक ऑस्ट्रिया नाम का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, उस देश का एक प्रांत है हेजेंड्रा। उस प्रांत में एक छोटा सा गांव हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था सिलिसियन। उस गांव में इनका जो है जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। इसके बाद में इन्होंने 20 साल की उम्र के अंदर दर्शन शास्त्र से अपनी डिग्री प्राप्त की थी। मतलब 1820 साल के बाद में कितना हो गया, 42। फिलोसॉफी जिसे बोला जाता है, दर्शन शास्त्र, इसे इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद में 1843 के अंदर ये ब्रुन नामक एक शहर था ऑस्ट्रिया के अंदर ही, 1943 के अंदर वहाँ चर्च के अंदर पादरी बने थे। पादरी बनने के बाद में
वहाँ पे इन्होंने अपने जो है एक चर्च के अंदर एक पौधा था, उद्यान मटर। किसका पौधा था? उद्यान मटर का। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है, जो आपको याद रखना है, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम क्या नाम होता है? पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। इस पौधे को इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना और इस पौधे पर इन्होंने लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किया। लगातार कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक अपने प्रयोग किए। और वो अवधि थी 1856 से लेके 1863। 1856 से लेके 1863 लगातार 7 वर्षों तक ग्रेगर जोहन मेंडल ने उद्यान मटर को चुनकर उसके विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। और विपर्यासी लक्षण मटर के अंदर वैसे बहुत सारे होते हैं, लगभग 35 जोड़ी होते हैं, लेकिन इसने क्या किया? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। विपर्यासी का मतलब प्रभावी और अप्रभावी। विपर्यासी लक्षण का मतलब अप्रभावी हो गया एक तो, और एक हो गया प्रभावी। उन्हें क्या बोला जाता है? विपर्यासी लक्षण बोला जाता है। ऐसे लक्षण जो प्रभाव व्यक्त भी करते हैं और नहीं भी करते, उनको साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना और चुनकर उन पर लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किया। उन 7 विपर्यासी लक्षणों की, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की हम लोग अभी बात करेंगे, कौन से थे और ज़्यादातर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, और हम इस अध्याय के अंदर किन विपर्यासी लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले 1863 तक ये बात हो गई। इसके बाद में इन्होंने 1865 के अंदर अपने प्रयोग जो है वो एक ब्रून शहर के अंदर एक संस्था बनी हुई थी, सोसाइटी, वहाँ पे गए, वहाँ पे उनको दिखाए, लेकिन वहाँ पे इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1866 के अंदर एक उस सोसाइटी द्वारा एक प्रकाशन जारी किया गया था, पादपों पर संकरण प्रयोग। किस नाम से? पादपों पर संकरण प्रयोग नाम से एक प्रकाशन जो है वो जारी किया गया था। बाद में इनके नियमों को किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया और अंततः 1884 के अंदर किसी किडनी से संबंधित बीमारी या फिर कोई बीमारी के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1884 में। इनके नियमों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इन्हें इन नियमों के कारण फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता। लेकिन इनके नियमों को देखा ही नहीं गया, फिर कैसे हुआ? तो इनके लिए 3 व्यक्ति जो हैं इनके नियमों के लिए प्रयोग करने के लिए आए, और 3 वैज्ञानिक जो थे, एक तो था एक तो अगर बात करें तो कार्ल कोरेंस था, एक वॉन शेरमेक था, और एक की बात करें तो हुगो डी व्रीज। ये 3 वैज्ञानिक आए थे सन 1900 के अंदर, और सन 1900 के अंदर आने पर लगभग 35 साल बाद इनके नियमों का क्या हुआ था? पुनर्खोज हुई थी। उन तीनों वैज्ञानिकों ने, तीनों वैज्ञानिक कौन से? हॉलैंड के थे हुगो डी व्रीज, इसके अलावा अगर बात करें जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के थे वॉन शेरमेक। इन तीनों ने अलग अलग जगह पर इनके प्रयोगों का अध्ययन किया, और उन्होंने पूरा जो अध्ययन करने के बाद पाया कि बिल्कुल सही ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपनी बातें जो है वो बताई थी। ठीक है, इसलिए उन तीनों को मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता भी कहा जाता है। मेंडल के नियमों के क्या कहा जाता है? पुनर्खोजकर्ता भी बोला जाता है। तो ये तो मेंडल के बारे में था। ग्रेगर जोहन मेंडल कौन थे, इन्हें आनुवांशिकी का जनक क्यों कहा जाता है, इसलिए मैंने ये सब बातें आपको बताई। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की, कि वो कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे जिन पे मेंडल ने अपने प्रयोग जो है वो किए थे। देखिए, आपको मैं शुरुआत से बताता हूँ। 7 जोड़ी लक्षण टेबल बनाकर हम लोग बात करते हैं। तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ पादप के लक्षण, एक तरफ लिख दिया मैंने पादप के लक्षण। ठीक है, टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये इधर लिख दिया क्रम से। ठीक है, जल्दी से बना लेते हैं। वैसे आपने 10वीं क्लास के अंदर इन सब को पढ़ा है। ठीक है, अब विपर्यासी लक्षण में बात करते हैं तो एक तो प्रभावी लक्षण होता है,
एक क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और एक क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी वे लक्षण होते हैं जो F1PD के अंदर अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। अब F1PD क्या होती है, देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको एक एक शब्द समझना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, लेकिन वो तब है जब आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैं आपको आगे मेंडल ने जो भी शब्दावलियाँ काम में ली थी उन सब की बात करने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में शायद आप लोग इतना ही, क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो आपके लिए एक दिन के लिए काफ़ी रहता है, उसको आपको लिखना भी पड़ता है। ठीक है, पूरा काम जो है वो करना पड़ता है। तो 20-25 मिनट के वीडियो से भी 4-5 पार्ट्स के अंदर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि हम जब तक न्यू चैप्टर के हमें नहीं पता होगी तब तक हम उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाने में असमर्थ रहेंगे। तो देखिए, पहला लक्षण अगर बात करें तो पादप का आकार। पहला क्या था, पादप का आकार। पादप का आकार इन्होंने बताया कि लंबा और बौना दो प्रकार से है, या तो पादप क्या होगा, लंबा होगा, या फिर क्या होगा, बौना होगा। तो जो पादप लंबे आकार के थे वो प्रभावी थे। लंबा किस में था, प्रभावी में, और बौना किस में था, अप्रभावी। बौना किस में था, अप्रभावी के अंदर था। बात करते हैं दूसरे में बात करते हैं तो पुष्प की स्थिति। देखिए, जो पुष्प लगते हैं, क्या लगते हैं, पुष्प जो लगते हैं, पुष्प की स्थिति की बात करते हैं। तो एक तो कक्षस्थ होते हैं और एक अग्रस्थ होते हैं, एक तो अंदर और एक बाहर की तरफ। जो कक्षस्थ थे वो तो प्रभावी, और जो अग्रस्थ थे वो अप्रभावी। बात करते हैं 3 नंबर, पुष्प का रंग। पुष्प अगर बैंगनी रंग के हैं, किस रंग के हैं, बैंगनी रंग के हैं, प्रभावी, और श्वेत रंग के हैं तो अप्रभावी। 4 नंबर अगर बात करें तो फली का आकार। किसका आकार, फली, मटर के फली लगती है ना, फली का आकार। फली का आकार अगर फूला हुआ है तो वो प्रभावी होगी, और अगर फली पिचकी हुई है तो वो क्या होगी, अप्रभावी होगी। अगर फूली हुई है मटर की फली तो वो प्रभावी होगी, और अगर पिचकी हुई है तो वो अप्रभावी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर, फली का रंग। फली का रंग, अगर फली का रंग ग्रीन है, हरा है तो वो प्रभावी, और अगर पीला है तो अप्रभावी। ठीक है, 6 नंबर बात करते हैं बीज का आकार। बीज का आकार अगर बात करें, गोल अगर है तो वो प्रभावी है, और अगर झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी है। अगर गोल है तो प्रभावी है, और अगर झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 7वां, बीज का रंग। बीज का रंग, बीज के रंग की बात करें तो अगर पीला है तो प्रभावी है, और अगर ग्रीन कलर का है या हरे रंग का है तो अप्रभावी है। ध्यान रखना, यहाँ पे फली का रंग था, उस अपोजिट है दोनों का। फली के रंग हरे रंग अगर है तो वो प्रभावी था, लेकिन बीज का हरा रंग क्या है, अप्रभावी है, और पीला प्रभावी, जबकि फली का पीला रंग क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था। 2-3 प्रश्न और भी बनते हैं यहाँ पे कि मेंडल ने उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया। पहला प्रश्न ये बनता है, मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे थे, मेंडल ने ऐसा क्या किया था कि वो सफल हुए थे। तो ये प्रश्न भी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो मेंडल उद्यान मटर इसलिए चुना था, द्विलिंगी था, विपोषण क्रिया हो सकती है, ठीक है, और 1 वर्षीय होते हैं, इसलिए आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये कारण थे उद्यान मटर को चुनने के। सफलता के कारण यही थे, जो पादप का चयन किया वो सावधानी पूर्वक किया, अपने प्रयोगों को सावधानी पूर्वक उन्होंने नोट किया, ठीक है, जो आंकड़े थे उनका विश्लेषणात्मक संश्लेषण किया। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने एक समय के लिए एक ही प्रयोग करना उचित समझा, ठीक है। तो बहुत सारे कारण ये भी रहे उनकी सफलता के, इसीलिए उनको क्या बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो बोला गया। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, एक शब्द आता है जीन, और जीन के 2 विकल्प होते हैं। प्रत्येक जीन के कितने विकल्प होते हैं, 2 विकल्प होते हैं, 1 और 2। 2 विकल्प होते हैं, एक जीन के 2 विकल्प होते हैं, और उन्हें युग्म विकल्प भी बोल सकते हैं। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो विपरीत जोड़े जो होते हैं, विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को हम क्या बोलेंगे, युग्म विकल्प भी बोल सकते हैं। उनको मैं आपको विस्तार से जो है वो समझाऊंगा।
यहाँ पे ध्यान रखना, इनके लिए जो विकल्प हैं उनको अंग्रेजी के शब्दों से रखा गया है। जैसे हम इस चैप्टर के अंदर अगर बात करेंगे तो 3 प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से उन्होंने काम में लिए थे, और उन्हीं की हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। एक तो पादप का आकार, और एक बीज का आकार और बीज का रंग, ये 3 मुख्य हैं। तीनों को आप ध्यान से देखिए, इनको कैसे लिखेंगे, और आपको अंत तक इनको याद रखना है, तभी आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ पाओगे। एक तो है पादप का आकार। पादप के आकार की अगर बात करें तो पादप का आकार लंबा, लंबे को इंग्लिश में टॉल से बोलते हैं तो टी, और एक जिन में 2 विकल्प होते हैं तो डबल टी लिख दिया, एक नहीं लिखेंगे तो दोनों बड़ी आएंगे। प्रभावी के लिए हमेशा ही इंग्लिश का कौन सा शब्द आएगा, बड़ा, और अप्रभावी के लिए चाहे उसे कुछ भी बोले, ड्रॉप बोलते हैं बोने को, वो नहीं लिखेंगे डी, इसको हमेशा ही इसका छोटा रूप लिख देंगे, छोटी टी लिख देंगे। ओके, प्रभावी के लिए बड़ा और अप्रभावी के लिए बड़े वाले का, प्रभावी वाले का छोटा रूप लिखना है। बीज का आकार, गोल को राउंड बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे डबल आर, बड़े, और झुर्रीदार को कुछ भी बोले इसका क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, आर आर लिख देंगे। बीज का रंग पीला, पीला को येलो बोलते हैं तो बड़ी वाई आ जाएंगी, और हरे को ग्रीन बोलते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, छोटी वाई आ जाएंगी। तो ये आपको युग्म विकल्पी, ये एक युग्म विकल्पी होती है, ठीक है, और इसे जीन भी बोल सकते हो, ठीक है, जो नाम किसने दिया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि अगर बात करें हम लोग कारक, किसने नाम दिया था, मेंडल ने। ये था आपके जो मेंडल के वंशागति के नियम के लिए जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था वो थे। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेंडल की शब्दावलियाँ रहेंगी। क्या रहेंगी, एक मेंडल की शब्दावलियाँ। मेंडल ने बहुत सारे शब्द अपने प्रयोग के लिए चुने थे, लगभग 20-25 शब्द जो है वो उन्होंने चुने थे। उन सब शब्दों की हम विस्तार से बात करेंगे, जैसे कारक है, समयुग्मजी है, विषम युग्मजी है, लक्षण प्रारूप है, जीन प्रारूप है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, जनक पीढ़ी, एक संकर संकरण, द्विव संकर संकरण, परीक्षण संकरण, या फिर बोल सकते हो और भी, मतलब बहुत सारे शब्द जो हैं वो दिए थे, बहुसंकर संकरण। तो इन सब शब्दों की बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।